गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। आज अपने कक्षा 6th और 7th की हिंदी व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। जो आपके स्टूडेंट 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 10th क्लास और किसी भी कंपटीशन में काम आता है, तो यह आपका क्रिया टॉपिक है। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अपने इसकी लिखेंगे परिभाषा, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, आज आपका टॉपिक क्रिया है, तो 6th और 7th दोनों क्लासों में काम आएगा, ठीक है। और 10th क्लास का भी ये टॉपिक है क्रिया। तो ध्यान देना कि सबसे पहले तो अपने परिभाषा कि क्रिया कहते किसे हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक प्रकार की क्या है? क्रिया है, ठीक है। आप लिखोगे वो भी क्या है? एक प्रकार की क्रिया। आप सुन रहे हो वो भी क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। तो ऐसे शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए, ज्ञान, बोध का मतलब ज्ञान कराए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया कई प्रकार की होती है। एक तो कर्म के आधार पे होती है, तो अकर्मक होती है, और सकर्मक 2 प्रकार की होती है, ठीक है। संरचना के आधार पे 5-6 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले अपने करते हैं जो मुख्यतः आपकी क्रिया आती है एग्जाम में कर्म के आधार पे। तो क्रिया के बारे में अपने जानकारी सबसे पहले करते हैं कि जैसे क्रिया यानी कि इसका धातु, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का मतलब समझते हो? जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, जैसे पढ़, ठीक है, लिख, ठीक है, हंस, ठीक है। अब ये क्या धातु है, और धातु के अंदर कोई प्रत्यय जुड़ता है, तो प्रत्यय जुड़ने के बाद में क्या बन जाती है? वो क्रिया बन जाती है। तो जैसे अब इसके अंदर प्रत्यय लगाएंगे अपने, प्रत्यय, पढ़ प्लस ना, लिख प्लस ना, हंस प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पढ़ना, लिखना और हंसना, ठीक है। क्रिया ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या ज्ञान होता है, या जानकारी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे आपकी पढ़ धातु है, लिख धातु और हंस धातु है, ठीक है। इसमें आपका कोई प्रत्यय जुड़ता है, जैसे पढ़ प्लस ना, लिख प्लस ना, हंस प्लस ना, तो पढ़ना, लिखना, हंसना, ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने कि क्रिया कर्म के आधार पे कितने प्रकार की होती है? आपकी 2 प्रकार की होती है। क्रिया कर्म के आधार पे कितनी बताई मैंने आपको? 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। नाम लिख लेना ढंग से। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, कई लोग उच्चारण में क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक कहते हैं, लेकिन वो नहीं होता। इसको अकर्मक और सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
फिर आगे अपने चलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए अपने अकर्मक क्रिया में, तो देखना नंबर 1 आपकी होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, कर्म रहित। कर्म रहित यानी अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता, कर्ता प्लस क्रिया दो ही होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया यानी कर्म रहित। जिस वाक्य में कर्ता का कर्म नहीं होता, जिस वाक्य में कर्ता का कर्म नहीं होता अर्थात कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखना दोबारा स्टूडेंट, अकर्मक, अकर्म का मतलब होता है कर्म रहित, यानी कि बिना कर्म के, जिसमें कर्म नहीं होता। जिस वाक्य में कर्ता का कर्म नहीं होता अर्थात कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक परिभाषा इसकी और भी है कि जिस वाक्य में कर्ता का फल कर्म का, क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है और क्रिया पर नहीं पड़ता, उसे भी अकर्मक कहते हैं। दोनों ही सही है। तो ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, इसकी पहचान बता देता हूं आपकी पहचान क्या है। कोई भी वाक्य आपका आ जाए तो उसमें प्रश्न करना, आपको प्रश्न क्या करना है, क्या, किसको। ठीक है, क्या और किसको, ये दो प्रश्न करने हैं आपको। अगर जवाब मिल रहा है, जैसे क्या का, कई बार क्या का जवाब मिलता है तो अपने उसको सहकर्मक कर देते हैं, लेकिन वो सहकर्मक नहीं होती। अगर क्या का जवाब मिल रहा है, अगर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है फिर भी अकर्मक है। अगर क्या का जवाब मिल रहा है फिर अपने किसको का और पूछना उसमें, अगर किसको और क्या दोनों का नहीं मिल रहा फिर वो आपकी अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, रमा पढ़ती है, रमा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, किसको पढ़ती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, राम हंसता है, राम हंसता है, क्या हंसता है, किसको हंसता है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो आपकी अकर्मक हो जाएगी। और एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, जैसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो इसका प्रश्न करना है, इसके अंदर क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, जवाब मिल रहा है, लेकिन कई लोग इसको क्या कर देते हैं, सहकर्मक कर देते हैं, बट ये सहकर्मक नहीं होती। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी, किसको उड़ते हैं, इसका जवाब भी नहीं मिल रहा, तो आपकी अकर्मक क्रिया में हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ अकर्मक क्रिया लिख देता हूं यहाँ, जो आपको कहीं भी दिखाई दे जाए वो आपकी अकर्मक क्रिया में होगी। उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूं, देखिए अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं। अब कौन कौन सी क्रियाएं वो अकर्मक होती है, तो आप देखना, लिख लेना आप, हंसना, रोना, चिल्लाना, उड़ना, ठीक है, चलना और बैठना, ठीक है, हंसना, रोना, चिल्लाना, उड़ना, चलना, बैठना, आना जाना, नाचना, गिरना, और भी अनेक प्रकार से क्रियाएं होती है।
ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया के बारे में बात हो गई। तो वे वाक्य जिसके अंदर क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता का कर्म नहीं होता और कर्म की अपेक्षा नहीं रहती उसे भी अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हंसना, रोना, चिल्लाना, उठना, चलना, बैठना, आना, जाना, गिरना, ठीक है, ये सारी की सारी क्रियाएं आपकी कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया में आप ब्रैकेट में लिखोगे कर्म सहित, कर्म सहित, यानी कि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, या जिस वाक्य में कर्ता का कर्म हो, जिस वाक्य में कर्ता का कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा रहती हो, जिस वाक्य में कर्ता का कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा रहती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता का कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा रहती हो, या फिर इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रिया का फल कर्म पर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहले तो मैं आपको उदाहरण लिख देता हूं। प्रश्न आपको वही करने हैं, क्या और किसको। प्रश्न आपको कौन से करने हैं, क्या किसको, ये दोनों प्रश्न करने हैं। क्या का जवाब मिल रहा है सकर्मक क्रिया, क्या और किसको दोनों का मिल रहा है फिर भी सकर्मक क्रिया, लेकिन इसमें दो प्रकार होते हैं द्विकर्मक। आपको मैं बता देता हूं, जैसे दो प्रकार की होती है ये, एक होती है एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया, और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि एक कर्मक क्रिया जिसमें कर्ता का एक कर्म हो, एक कर्मक क्रिया कर्ता के जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहते हैं। अब एक कर्म कैसा होगा वो बता देता हूं और द्विकर्मक कैसा होगा वो बता देता हूं आपको। तो ध्यान दीजिए, रमा ने सीता, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो सीता इसमें क्या है, कर्ता, पढ़ना क्या है, क्रिया। अब क्या पढ़ती है, क्या का जवाब मिल रहा है ना, पुस्तक। ठीक है, ये आपका कर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होगी, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। अब इसी उदाहरण को अपने कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे सीता ने गीता को पुस्तक दी। ठीक है, अब इसमें आपके दो कर्म है, कर्ता तो इसमें सीता है, पुस्तक कौन दे रहा है, सीता, देना क्या है, क्रिया। क्या दी, क्या का जवाब, सीता ने गीता को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक। ये पुस्तक आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, ये आपका मुख्य कर्म माना जाएगा। ठीक है, किसको दी, अब इसमें किसको का जवाब मिल रहा आपका, किसको दी, गीता को, ये आपका गौण कर्म हो जाएगा, गौण कर्म। एक बात और लिख लेना, नोट कर लेना, ये द्विकर्मक क्रिया आपकी, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। ठीक है, अब सीता ने गीता को पुस्तक दी। एक बात ध्यान रखना, जो क्रिया, ये देना, दी क्रिया है खुदा की। ठीक है, देना क्रिया, और क्रिया के पास वाला जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है।
और जो कर्ता के पास वाला कर्म होता है वो आपका गौण कर्म कहलाता है। तो नोट करके आप लिख लेना, मैं लिखा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके लिख लेना आप, आगे आपके काम आएगी, नोट डाल के लिख लेना। द्विकर्मक क्रिया में क्रिया के पास वाला कर्म मुख्य कर्म होता है तथा कर्ता के पास वाला कर्म गौण कर्म कहलाता है। ठीक है, समझे? यानी कि द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, ये सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि दो कर्म है, एक कर्म हो तो भी सहकर्मक का है, क्रिया के पास वाला जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म कहलाता है। जैसे मैंने कहा राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो पुस्तक क्या है, मुख्य कर्म हो गया, क्रिया के पास कर्म, और कर्ता के पास वाला कर्म गौण कर्म कहलाता है। ठीक है, जो कर्ता के पास आता है, जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो मोहन क्या हो गया आपका गौण कर्म, यानी कि दो कर्म आ गए, दो कर्म का मतलब द्विकर्मक, द्विकर्म का मतलब सहकर्मक। तो कक्षा 6-7 के लिए है ये वीडियो, वैसे अगर 8वीं के लिए भी है मानी जाएगी और 10th में भी ये क्रिया का टॉपिक है। तो स्टूडेंट आप इसको होमवर्क में कर लेना, आज 6th और 7th का नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लेना, और कल आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।